हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर हो चुके हैं उस पेपर का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो, अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं किया है रसायन विज्ञान की, तो यहाँ पर मेरे पास 5-6 पेपर के सेट हैं। इन सभी पेपरों का मैं कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं कुछ तैयार किया है तो अगर इन सभी पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इनको आप तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मेरे पास 2023 का रसायन विज्ञान का पेपर, इसका भी जल्द ही कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद देख रहे हो 2022 का है, इस पेपर का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है इस पेपर की वीडियो तो चैनल पर जाइए और वहाँ से वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जरूर देखिएगा, चेक जरूर कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 2020 का रसायन विज्ञान का पेपर, इसका भी जल्दी ही सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, और 2018 का भी रसायन विज्ञान का है तो इसका भी जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है रसायन विज्ञान का, इसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा जो पेपर का जो कोड दिया है, यानी संकेतांक जो दिया गया है 374 YD दिया गया है, ये 2016 का पेपर है। ठीक है, इसमें यानी कि इसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें जो पहले था कि कक्षा 11 और 12 के मिला करके बोर्ड एग्जाम होता था। ठीक है, तो लेकिन अब हमें केवल 12 का ही बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है, तो इसलिए इस पेपर में क्या होंगे, 75% जो क्वेश्चन होंगे ये आपके सिलेबस के बाहर के होंगे, और 25% जो है वो आपके सिलेबस के अंदर, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें होंगे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये 2016 का रसायन विज्ञान पेपर है और कोड नंबर है 374 YD, और इसका जो पूर्णांक है 35 दिया गया, लेकिन इस समय हम लोगों का कितना होता है, 70 नंबर का होता है। ठीक है, और यहाँ पर समय जो दिया गया होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और इस समय भी हम लोगों के लिए कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से केवल एक ही सही होता है, उसी को हमें लिखना है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देख रहे हो आपके क्या है कि सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन है, यानी कि ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको चेक कर ले रहे हैं, देख लें। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहला जो प्रश्न है 1.8 ग्राम जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में दिया गया जो कोबाल्ट पर +2 आयन है, इसमें कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका जो होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद ग में देखिए कहा जा रहा है कि Mn की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वाला यौगिक जो होगा ये आपका चौथा सही होगा, Mn2O3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और घ वाला देख रहे हो कि इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 समान धारिता वाले फ्लास्क में 500 मिली दाब में नाइट्रोजन एवं 250 मिली दाब पर हाइड्रोजन भरी है, तो दोनों फ्लास्कों को जोड़ देने पर संपूर्ण गैसीय मिश्रण का दाब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 375 मिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो बहुविकल्पीय जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो दूसरा सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अंगा में पूछा जा रहा है कि निम्न में उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसी को हम लोग तैयार करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको हल करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, फिर आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा, तो दूसरे में देख रहे हो मूलानुपाती सूत्र, ये कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग नहीं करेंगे। टाइटेनियम में इसमें 4 क्वांटम संख्याएं, यानी दिगंशी, ठीक है, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, ये सब 11 में पढ़ाया जाता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसमें सिग्मा बंद पाई बंद पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये घ वाला भी सिलेबस में नहीं, तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है,
चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 का क में देखते हैं। इसमें कह रहा है 30 आयतन H2O2 की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो इसमें यहाँ पर देख रहे हो कि जो H2 यानी कि जो H2O2 की, यहाँ पे लिखेंगे H2O2 की आयतन शक्ति कितना है, इसमें देख रहे हो कि दिया गया 30। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी आपसे नॉर्मलता पूछी जा रही है, यानी H2O2 की नॉर्मलता, ये 30 ग्राम है ना, 30 आयतन है। ठीक है, सही है, नॉर्मलता ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि जो सूत्र होता है लिखेंगे H2O2 की आयतन शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणे आयतन, यानी कि इसका जो गुणे 5.6। ठीक है, तो इसे मान रख दीजिए। तो इसकी शक्ति 30 दिया है और ये n का मान निकालना ही है, और ये 5.6, इसका भाग करा दीजिए। तो n बराबर आ जाएगा 30/5.6। इसका जब आप हल कर लीजिएगा तो आंसर आपका 5.3 और इसके आगे डिजिट आएंगे नॉर्मल, ये इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि ये भी नॉर्मलता आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करा दिया, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब आपको पढ़ेगा ही वो। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 3 का ख। इसमें कहा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। दूसरा नियम स्पष्ट करना है। तो इसमें हमने बताया कि ये सीधे सीधे इसका नियम 1 नंबर का है, तो इसको केवल आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, फार्मूला 1 नंबर में तो ज़्यादा परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख दीजिए कि इसमें क्या होता है कि जब किसी अलग अलग विद्युत अपघट्य होते हैं तो उसमें हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पर जो अलग अलग पदार्थ की जो मात्रा एकत्रित होती है उसका तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यानी कि इस तरह से मान लेते हैं कि इस बर्तन में क्या है, विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसमें विद्युत अपघट्य है, इसमें भी वही धारा आ रही है, इसमें भी क्या है, विद्युत अपघट्य भरा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जो भी पदार्थ की मात्रा एकत्रित होगी उस पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं इसका W1 और तुल्यांक भार E1। इसमें क्या होगा, पदार्थ की मात्रा W2, इसका तुल्यांक भार E2 मान लेते हैं। तो ये तुल्यांक भार और पदार्थ की मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं W1 समानुपाती E1 और W2 समानुपाती E2। इसका अगर हम अनुपातिक में देखें, अनुपात में निकालने तो ये हो जाएगा W1/W2 बराबर E1/E2। यही हमारा क्या होता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो बाकी इसका मैं कंप्लीट वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। बस केवल हमें विद्युत, इसमें कहा गया फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को स्पष्ट करना है। तो बस ये 1 नंबर का है, तो आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग ग का देखेंगे। इसमें पाउली का अपवर्जन नियम पूछा है, तो ये तो पाउली का अपवर्जन नियम आपके सिलेबस से हटा ही दिया गया है। ठीक है, जो कि आपके ये तो 11 में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर भी देख रहे हो कि ग्राहम का विसरण नियम, ये भी कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, तो ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान नहीं देना है, केवल हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन उस पर केवल फोकस करना है। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये संकरण के बारे में पूछा जा रहा था। संकरण हमारे एक सिलेबस में कहाँ है, संकरण तो कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है ना, sp3d संकरण। तो ये भी हमें क्या है, इसको नहीं देखना है। यहाँ पर भी ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 का क। ये हमारे सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि इनका IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो IUPAC इसका नाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है उपसंयोजक यौगिक के चैप्टर के हैं। तो इसमें क्या होता है, लिगेंड होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कुछ आयनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है CA2FeCN6। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा, इसको लिख देंगे कैल्शियम
कैल्शियम हेक्सा साइनाइड जो कितने हैं 6, तो इसलिए कैल्शियम हेक्सा ये लिगेंड होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये इस आयनिक यौगिक का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम हेक्सा साइनाइड को साइनो बोलेंगे, साइनो फेरस है तो इसको साइनोफेरेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि K3CONO3 इसमें भी इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसका भी IUPAC नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं K है तो K को हम क्या कहेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ये हमारा क्या है लिगेंड है, तो पहले कितने लिगेंड है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा ये नाइट्राइटो होता है, नाइट्राइटो कोबाल्ट पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट 3। ठीक है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है 3 होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। इसका देख लीजिए, इसका क्या होगा, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी 0 होगी, तो इसका आसान सिंपल सा हो जाएगा IUPAC नाम। ये देख रहे हो कितना जो कार्बोनिल समूह कितना 4 है, तो इसको लिख देंगे टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ठीक है, निकिल और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका देख लीजिए चौथे का, तो यहाँ पर K है तो यानी पोटेशियम है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम लिगेंड कितना है 6 है, तो हेक्सा कौन है साइनाइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइनो क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए प्लस आयन का होता है, यहाँ पर ये माइनस आयन का होता है, तो इसका मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु जो है ये माइनस या आयनिक ऋणात्मक आयन संकुल का है, तो इसलिए इसमें एट लास्ट में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा क्रोमेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी ये भी कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये IUPAC नंबर के जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 इस बार भी आपके सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन इसकी मैंने वीडियो बनाया प्रोवाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं इसकी भी मैंने वीडियो बना रखा है, पहले से अपलोड कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, वीडियो का नाम वहाँ पर लिखा होगा थंबनेल पर कि 3 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है कि उसमें मैंने इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब इसके बाद क्या है, ये कास्टनर कैलनर सेल ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, कक्षा 11 में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, तो यहाँ पर भी ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन निर्माण बनाने की, ये भी आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपको देखना होगा जानकारी चाहिए तो इसकी भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, तो इसका भी मैं सिलेबस यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।